डजेंट मैटर किस कंट्री से आप लोग हैं, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, कौन सी एजुकेशन आप लोगों के पास है, क्या आप लोगों की एज है, क्या मैरिटल स्टेटस है। आई रिकमेंड एवरीवन कि वो ये प्रोफाइल बनाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शायर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा हाउ टू मेक एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसके पास पाकिस्तान या किसी भी कंट्री का कोई भी एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, और आपके पास कोई भी लैंग्वेज टेस्ट है, डजेंट मैटर आईएलटीएस और सेल्फ-पिप, या नहीं भी है एंड यू हैव एन इंटेंशन कि आप फ्यूचर में दे देंगे, तो यू शुड मेक दिस प्रोफाइल। इट इज़ वेरी ईजी। देखें, लाइफ में आप वैसे भी अपने काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, तो वाई नॉट कि आप वो काम करते रहें, बट ऑन द साइड आप ये अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ दें एंड देन व्हेन एवर योर स्कोर मीट्स द कट ऑफ स्कोर, तो आपको पीआर मिल सकती है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। बड़ी इजी है प्रोफाइल बनाना है। यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स। मैं आपको कुछ जो है वो टर्म्स बता देता हूँ जो कि आई एम गोना यूज़ थ्रू आउट द वीडियो। वो आपको हेल्प आउट करेंगी टू अंडरस्टैंड द वीडियो। फर्स्ट टर्म इज़ CRS, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर। जब अपनी ये वाली आप प्रोफाइल बनाते हैं तो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, आपकी बेस्ड ऑन योर मैरिटल स्टेटस, बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, यू गेट अ स्कोर, और उस स्कोर को हम कहते हैं CRS स्कोर, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर। एक और टर्म होती है, उसका मतलब होता है पूल। पूल का मतलब है आपने प्रोफाइल बनाई एक्सप्रेस एंट्री की एंड सबमिट कर दी, मैंने प्रोफाइल बनाई एंड सबमिट कर दी, एक और बंदा है उसने प्रोफाइल बनाई एंड सबमिट कर दी। जब सारे लोग यूँ अपनी प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं तो क्या होता है कि वो सारी प्रोफाइल्स एक जगह पर इकट्ठी होती हैं और उसे हम कहते हैं पूल। उस पूल में CRS स्कोर की बेस पर प्रोफाइल रैंक्स करती हैं। फिर जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में लिस्ट वगैरह लगती हैं, यहाँ पर ड्रॉज निकलते हैं, उन ड्रॉज में कट ऑफ्स आते हैं। फर्स्ट कर लें, आपका CRS स्कोर था 460, कट ऑफ आया 459, तो मतलब आपका स्कोर कट ऑफ से ऊपर है, या किसी इंडिविजुअल का स्कोर कट ऑफ के इक्वल आ गया, तो दोनों का इन्विटेशन जाएगा। उस इन्विटेशन को कहते हैं ITA, इन्विटेशन टू अप्लाई। तो दीज वर द फ्यू टर्म्स जो कि मैं चाहता था आपको पहले पता हो। इट इज़ वेरी ईजी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे नहीं खर्चने, कुछ भी नहीं करना। देखें, डजेंट मैटर किस कंट्री से आप लोग हैं, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, कौन सी एजुकेशन आप लोगों के पास है, क्या आप लोगों की एज है, क्या मैरिटल स्टेटस है। आई रिकमेंड एवरीवन कि वो ये प्रोफाइल बनाए एंड अपनी ज़िंदगी के जो बाकी काम कर रहा है वो करता रहे, लेकिन ये प्रोफाइल बना के छोड़ दे। जब भी आपको ITA आ जाए तो आपने डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू मूव टू कैनेडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और नो। तो आई एम गोना टेक यू टू द कंप्यूटर स्क्रीन। मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा हाउ टू मेक एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड इज़, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग क्लेम कुछ करें एंड बाद में आप लोग कुछ और अपलोड करें। 5 साल का बैन मिल सकता है बेस्ड ऑन कि आपने प्रोफाइल बनाई एंड आपने कहा कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, बट आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं थी, आपके पास ग्रेजुएशन थी, आपके पास सिर्फ बैचलर्स था, लेकिन आपने मार्क्स क्लेम किए फॉर मास्टर्स। जब आपको मास्टर्स के मार्क्स मिल गए, आपको ITA आ गया, अब आपने जो जो चीज़ें पहले क्लेम की हुई होती हैं वो प्रूफ करनी होती हैं, वो प्रोवाइड करनी होती हैं। जब आप प्रोवाइड करते हैं और आप उसमें झूठ बोला हुआ होता है, आपने सच नहीं कहा हुआ होता, आपने कहा हुआ होता है कि आपके पास मास्टर्स है बट ओरिजिनली यू हैव ग्रेजुएशन, तो आपको 5 साल का बैन मिल सकता है। सो आई रिकमेंड एवरीवन कि वो ये प्रोफाइल बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए और सच बोले, सब चीज़ें अपनी रियल बताए और अपना CRS स्कोर जो भी उसका बने उसको वो इम्प्रूव करते रहे। नाउ हाउ टू इम्प्रूव CRS स्कोर, दैट्स एन अदर डिबेट। किसी और दिन उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि उस CRS स्कोर इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। नाउ यू आर समवन जो कि ये चाहता है कि वो प्रोफाइल ना बनाए बट उसको पता हो कि उसका CRS स्कोर कितना है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पड़ी होगी, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट CRS स्कोर। तो इफ़ यू आर समवन जो कि प्रोफाइल नहीं बना रहा, वो अपना सिर्फ CRS स्कोर देख सकता है और पास्ट के सारे ड्रॉज के साथ अपना स्कोर कंपेयर कर सकता है, उसको आइडिया हो सकता है कि उसका CRS स्कोर कहाँ पर लाई कर रहा है इन द पूल। तो इफ़ यू आर समवन जिसके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, वो ये प्रोफाइल बनाए। बहुत इजी है, बना के छोड़े और अपने काम करता रहे कि जो भी वो काम कर रहा है। और जब आप ये प्रोफाइल बना देते हैं तो 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है। 1 साल के बाद ये प्रोफाइल जो है वो एक्सपायर हो जाती है। यू हैव टू रीन्यू दिस प्रोफाइल आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद आप इसको रीन्यू कर देते हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। प्रोफाइल बनाएं एंड 1 साल के बाद उसको रीन्यू कर दें और वो फाइल आपकी पूल में प्रोफाइल रहेगी। डजंट मैटर, कभी भी आपको वो ड्रॉ हो सकता है, ITA आ सकता है, इन्विटेशन टू अप्लाई आ सकता है एंड यू कैन बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा एज वेल। बंदा जो एज अ स्टूडेंट आए लाइक मी एंड एक वो बंदा है जो एज अ परमानेंट रेजिडेंट है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू in their pay, in their basic lifestyle, in their immigration journey. So do make this profile and I'm going to take you to the computer screen and then I'm going to show you how to make an express entry profile. Okay, see you there. Okay, सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पर आना है और यहाँ पर आकर आपने लिखना है GC login
तो आप जीसी की लॉगिन लिख देंगे। फिर आपने आकर अपना जो है वो अकाउंट बनाना है, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है जीसी की। ओके, लॉगिन आपने जब कर लिया, साइन इन कर लिया, कंटिन्यू। सो आई एम मेकिंग दिस प्रोफाइल फॉर एनीवन जो कि कनाडा में है या कनाडा से बाहर है, किसी भी कंट्री में है, वो ऐसे प्रोफाइल बना सकता है अपनी एक्सप्रेस एंट्री की, पीआर की। थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो बस होगा इन्फॉर्मेशन में, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में, कंट्री ऑफ एजुकेशन में, बाकी सारा कुछ जो है वो सेम होगा। अब वो कह रहा है कि चूज़ अ मेथड फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैं ईमेल के थ्रू कर रहा हूँ। वन टाइम पासवर्ड हमारी ईमेल पर आया होगा, मैं वो पासवर्ड यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। अब वो रिकवरी कोड्स बता रहा है कि वो कह रहा है कभी फ्यूचर में आप लोग रिकवरी कोड्स अगर आपको चाहिए हों तो आप ये रिकवरी कोड्स हैं आपके। खैर अभी के लिए मैं इसको बस कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू, एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग सारा कुछ। अब आप लोगों को जो है वो अकाउंट बन रहा है, क्रिएट एन अकाउंट। गिवन नेम लिख दिया मैंने, लास्ट नेम लिख दिया, ओके, प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, कंटिन्यू। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू। एंड करेक्टर्स कुछ भी लिख लें यहाँ पर आप लोग, कंटिन्यू कर देंगे। फिर आप लोग, अब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई टू कम टू कनाडा। अप्लाई टू कम टू कनाडा पर आप लोग कर लेंगे। फिर आप लोगों की एलिजिबिलिटी चेक होगी। अब आप लोगों ने एलिजिबिलिटी चेक करनी है इस स्क्रीन के थ्रू। पर्सनल चेकलिस्ट, प्लीज एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन। If you have already completed the Come to Canada or Express Entry visit, you would have received a document checklist. आपके केस में आपने नहीं किया, इसलिए आप इसको छोड़ दें। आप नीचे आएंगे और आप लोग एक्सप्रेस एंट्री पर क्लिक करेंगे। ये एक्सप्रेस एंट्री पर आपने क्लिक कर दिया। If you don't know yet, use the province or territory you're most interested in. सबसे पहले आप वो कह रहे हैं कि किस प्रोविंस में आप रहना चाहेंगे, तो आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग आई एम सेलेक्टिंग ओंटारियो एंड देन नेक्स्ट। अब वो कह रहा है यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, तो आप लोग आइट सेलेक्ट कर लें या जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज टेस्ट दिया होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट। व्हाट डेट डिड यू टेक द टेस्ट, तो आप लोग कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें, लेकिन वो जो है वो 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, क्योंकि आइट्स की एक्सपायरी 2 साल की होती है। मैं 2023 एक्सेप्ट करके 2023 कोई भी डेट सेलेक्ट कर लूँगा। 2024 कर देता हूँ ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो भी आपकी एक्चुअल डेट होगी आप लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे, देन आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर आप लोगों ने अपना स्कोर लिखना है, जो भी आपका स्कोर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं बस रैंडम जो है वो अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर स्कोर। फिर आपने नेक्स्ट कर दिया। अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रही हैं सारा जो है वो चेक हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्कोर इनपुट कर दिया आपने, फिर आपने नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने कोई और लैंग्वेज टेस्ट दिया है या नहीं, मेरे केस में या किसी की भी केस में अगर उसने दिया तो वो यस करेगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कर लेगा। देन नेक्स्ट। In the last 3 years, how many years of skilled work experience do you have in Canada? It must have been full time or an equal amount in the part time. अब स्किल्ड वर्क कौन सा होता है आप इस पर सिलेक्ट करके तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे अपने नो कोड के लिहाज से कि आपका वो स्किल्ड वर्क है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि कनाडा में है ही नहीं तो उसके पास तो नो होगा, तो मैं यहाँ पर नन सेलेक्ट कर रहा हूँ। During this period, which tier of the national occupation class you must pay? If you do not have any Canadian work experience during this period, please choose none of the above. तो आप कर देंगे none of the above। मतलब आपके पास कनाडा का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इफ़ समवन इज़ अप्लाइंग फ्रॉम कनाडा देन ही और शी इज़ गोइंग टू सेलेक्ट यस और 1 और मोर ईयर फ्रॉम हियर, बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री में आप लोग प्रोफाइल सिर्फ तब बना सकते हैं जब आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, और वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पर नन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस पूछा हुआ है यहाँ पर, तो मैं सिर्फ कनाडा वाले के लिए मैं नो कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम मेकिंग अ प्रोफाइल फॉर समवन जो कि कनाडा में नहीं है। ओके, सो नन और नन एंड देन नेक्स्ट। ओके, इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। अब वो यहाँ पर उन्होंने कनाडा नहीं कहा, तो अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपके पास होगा। फॉर द टाइमिंग आई एम मेकिंग इट फॉर सम पर्सन और फॉर अ पर्सन जिसके पास सिर्फ 1 साल का है, तो मैं यहाँ पर मैंने 1 कर लिया।
जितना आपके पास होगा आप वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अगर आप लेस देन 1 करेंगे तो वो आगे जाके आपको कह देगा कि भाई आपके पास जो है वो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इट? इट मस्ट हैव बीन कंटिन्यूअस पेड फुल टाइम। Therefore, do you have at least 2 years of experience in one of the following qualified trades occupation? अब दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है FSW जिसका मतलब होता है फेडरल स्किल्ड वर्कर, और एक होता है FST जिसका मतलब होता है स्किल्ड ट्रेड वंस। तो स्किल्ड ट्रेड में ये नो कोड्स होते हैं और ये उसके ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो आप लोग कोई भी नो कोड लिखकर, ये नो कोड होता है, इसको लिखकर तो आप उसका प्रोफेशन देख सकते हैं कि वो नो कोड किसका है। NOC नो कोड ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो शेफ्स, ये कोड जो है वो शेफ का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और उसकी बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इन द लास्ट 10 years अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस है आप बंद कर देंगे, और अगर आपके पास यहाँ पर है इनमें से कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसमें भी 1 कर देंगे, और अगर आप श्योर नहीं है तो आप कर देंगे कि नन या लेस देन 2 years। लेकिन आई एम मेकिंग फॉर अ प्रोफाइल फॉर अ पर्सन जिसके पास नन है ये वाला, लेकिन 1 है स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। बिकॉज देखें 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री, एक होती है FST, और एक होती है सॉरी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है CEC जिसके पास कनाडा का 1 साल का ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है, दूसरा होता है FSW मतलब स्किल्ड वर्कर, और तीसरा होता है FST मतलब ये वाला। तो इनमें से किसी तीनों में से एटलीस्ट किसी एक में तो आपके पास एक एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। और इन प्रोफेशन में अगर आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब आपने ये जानना है कि आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो आप लोग सिंपल नो कोड्स यहाँ पर लिखेंगे, नो कोड्स गूगल पर, और आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन से नो कोड का कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये सारे जो है वो नो कोड्स हैं और उनके वो एक्सपीरियंस हैं, ये सारे नो कोड्स हैं, ये नो कोड होता है और ये वो प्रोफेशन है। फर्स्ट कर लें, एक बंदा है वो है जी शेफ़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो शेफ़ का नो कोड ये है। तो अगर आपने ये जज करना हो कि आपका नो कोड क्या है तो आप यहाँ पर अपना प्रोफेशन लिखेंगे और वो आ जाएगा। फर्स्ट करें कोई बंदा है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है, और अगर उसको इस तरह सेलेक्ट नहीं हो रही तो उसको अपनी ब्रॉड टर्म लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट करने कोई इंजीनियर है तो ये इंजीनियर सारे आ गए, ठीक है। अब आप फर्स्ट कर लें आप सिविल इंजीनियर है, लेकिन आपका टाइटल सिविल इंजीनियर नहीं है, तो आप ये कॉपी करेंगे नो कोड, गूगल पर लिखेंगे ये नो कोड, ठीक है। अब आप इसके अंदर जाएंगे, ये सिविल इंजीनियर का नो कोड आ गया। अब उन्होंने बताया हुआ है कि ये इंजीनियर एज अ ये सारा कुछ काम कर सकता है। आपका अगर टाइटल ये भी है ना म्यूनसिपल इंजीनियर, तब भी आपका नो कोड यही रहेगा। अगर आपका टाइटल ये है, इनमें से कोई भी है, तब भी आपका नो कोड सेम यही रहेगा। और ये अगर आप फर्स्ट कर लें इनमें से कोई भी टाइटल आपसे मैच नहीं कर रहा, तो फिर आप अपनी ड्यूटीज़ मैच करेंगे। ये सारी ड्यूटीज़ हैं, अगर आप ये सारी ड्यूटीज़ फुलफिल कर रहे हैं और आपका टाइटल कुछ और है, तब भी आप लोग यही नो कोड यूज़ करेंगे 21300। ओके, सो यहाँ पर आपने ये देखना है कि 72 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपका है या नहीं है। तो आप लोग सिंपल यहाँ पर आएंगे और आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 72। तो ये सारे 72 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी प्रोफेशन है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर नो कर दिया। और स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इट मस्ट हैव बीन कंटिन्यूस, आप यहाँ पर 1 कर दें, जितना भी आपके पास है आप वो कर देंगे, ठीक है। देन आप कर देंगे नेक्स्ट। हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स विल यू ब्रिंग टू कैनेडा? अब देखें अगर कोई बंदा कनाडा से अप्लाई कर रहा है CEC के थ्रू, तो उसके पास कोई भी पैसे ना भी हों तब भी चलेगा, तब भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज CEC की रिक्वायरमेंट 0 है। CEC का मतलब होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो ऑल दोज पीपल जिनके पास कनाडा का 1 साल का या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन ऑल अदर पीपल वो यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे, सॉरी वो क्या करेंगे, ये करके टेबल पर आ जाएंगे और ये जो है वो टेबल आ जाएगा एक। अब यहाँ पर टेबल पर उन्होंने अमाउंट बताई हुई होगी कितनी चाहिए। अब फर्स्ट करें अगर एक बंदा है तो उसके लिए अमाउंट ये है, 2 बंदे हैं तो उसके लिए अमाउंट ये है। अब अगर एक बंदा है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो अकेला है तो उसके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। फर्स्ट कर लें आपके पास नहीं है तो आप फॉर द टाइमिंग यस कह सकते हैं यहाँ पर और ये अमाउंट लिख सकते हैं वहाँ पर। और जब आपको अगर इन्विटेशन आ जाए तब आप देखें, अगर आपके पास इतनी अमाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग इन्विटेशन को एक्सेप्ट ना करें। तो ये अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दी 14,690, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है वो ये सिलेक्ट होगी। लेस देन अगर ये है तो लेस देन आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया
इंडिविजुअल के लिए। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव। देखें अब यहाँ पर वो फैमिली मेम्बर्स आपने लिखने हैं जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे फैमिली मेम्बर अगर 5 है तो मैं यहाँ पर 5 सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वो सिलेक्ट करूँगा जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोफाइल में। अगर कोई मैरिड है तो वो अपने मैरिड का सारा कुछ लिखेगा, मतलब अपना, अपनी बीवी का और अपने बच्चों का। अगर कोई सिंगल है और वो अकेला अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर 1 सेलेक्ट करेगा। तो ये 1 सेलेक्ट कर लिया। एक ही बंदा अप्लाई कर रहा है तो 1। डू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा। अब जॉब ऑफर का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जॉब ऑफर का मतलब है वैलिड जॉब ऑफर इज फुल टाइम, नॉन सीजनल एंड परमानेंट, कंटिन्यूअस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अब अगर किसी के पास ऑलरेडी जॉब है तो मोस्टली लोगों के पास पाकिस्तान में बैठे हुए कनाडा की जॉब नहीं होती, तो मैं इसको यहाँ पर नो करूँगा। और अगर कोई ऑलरेडी कनाडा में है और उसके पास जॉब है तो वो उसको भी, वो यहाँ पर इसको भी नो करेगा, बिकॉज वो ऐसा समझते हैं इस जॉब को फिर आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए आप लोग सिर्फ यहाँ पर नो कर देंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने से बच जाएंगे। इवन तो अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तभी आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट। अभी तक सिर्फ ये एलिजिबिलिटी ही चेक हो रही है। वंस वी आर डन विद द एलिजिबिलिटी तब आपको पता लगेगा कि आगे आपने कौन सी इनको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं बस रैंडम यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई भी डेट ऑफ बर्थ, ये आपने लिख दी। इफ़ यू डिड नॉट अर्न अ कैनेडियन डिग्री, तो अगर किसी बंदे ने एजुकेशन कनाडा से ली है तो वो ये सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर किसी के एजुकेशन पाकिस्तान या किसी और कंट्री से है तो वो लेगा। अब मैं एक ऐसा इंडिविजुअल ले रहा हूँ जिसने पाकिस्तान में है और मास्टर्स किया हुआ है, तो वो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन डिड नॉट अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यू मे नीड टू हैव योर फॉरेन एजुकेशन असेस्ड बाय एन एजेंसी अप्रूव्ड बाय इमिग्रेशन। अब ये वो क्या कह रहा है, मतलब ईसीए। अब आप लोगों की ईसीए हुई होनी चाहिए। अब ईसीए क्या होता है? ईसीए का मतलब होता है जो आप लोगों ने एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाई होती है। टोटल 5 बॉडीज़ हैं जो ये काम करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको अगले टैब में दिखा देता हूँ। ये 5 बॉडीज़ हैं 1 2 3 4 5 जो कि ईसीए करती हैं। इसमें से वट WES से भी मैंने करवाई हुई है और अपनी वीडियो मैंने यूट्यूब पर लगाई हुई है, और IQS से भी करवाई हुई है और वीडियो लगाई हुई है यूट्यूब पे। तो वो दोनों वीडियो आप देखकर जिससे भी आपने करवानी चाहे आप करवा सकते हैं। बिकॉज अगर आप कनाडा में नहीं हैं, किसी और कंट्री में हैं तो, और अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव दिस ECA। इसका मतलब होता है कि आपकी इक्विवेलेंसी चेक होती है कि आपका मास्टर्स किसी और कंट्री का कनाडा के इक्वल है या नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली जो भी आपकी डिग्री है और फिर आपने नेक्स्ट कर दिया। आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कैनेडा फॉर 2 years और मोर, आपके केस में नो होगा। आई हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा, नो। आई हैव अ रिलेटिव इन कैनेडा हु इज़ 18 years और ओल्डर, अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा एंड इज़ माई पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चाइल्ड, सिबलिंग, आंट, अंकल, नीस और नेफ्यू। यहाँ आपके केस में नन होगा तो आप नेक्स्ट कर देंगे। मैरिटल स्टेटस जिसका जो है वो यहाँ पर लिख देगा। मैं यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल के लिए प्रोफाइल बना रहा हूँ जो कि कभी मैरिड नहीं हुआ, सिंगल है। देन अब वो बता रहा है कि आप लोग किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। वो बता रहा है आप लोग जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग भी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पीछे से सारी सही फिल कीजिएगा। देन आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप हैं तो दीज आर गोइंग टू बी योर स्टेप्स। आप लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाएंगे, रिव्यू करेंगे और सबमिट कर देंगे। स्टेप 2 क्या होगा, जब आप अपनी प्रोफाइल बना देंगे और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, उसमें आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताया गया होगा। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं होता, बेसिकली आपको वेट करना होता है बस, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो पूल में आ जाती है। अब पूल क्या होता है, किस तरह होता है, आगे प्रोसेस किस तरह चलता है, वो एक अलग वीडियोज़ उस पर मैंने बनाई हुई है, तो आप इमिग्रेशन की वीडियोज़ उस पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। फॉर द टाइमिंग मैं कंटिन्यू पर क्लिक करके तो आपको एक्सप्रेस एंट्री बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपको पता लग गया कि आप एलिजिबल हैं। वो अभी तक जितना हमने किया वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब आप लोगों की जो है वो प्रोफाइल बनने लगी है, ठीक है। तो लास्ट नेम होता फैमिली नेम, फर्स्ट नेम मैंने ये लिख दिया, फर्स्ट नेम। मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ बस, यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ से सही नहीं होगा वो, लेकिन आप लोग अपनी सही इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। देखें यहाँ पर अननोन की ऑप्शन भी है। कैनेडा इज़ ग्रोइंग। सो व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने पीछे फॉर्म में फिल की है तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन वो प्री फिल्ड है। मेरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लिया। गाइज मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। अब ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिल करनी है इन ऑर्डर टू मेक योर एक्सप्रेस एंट्री। अब एक्सप्रेस एंट्री में 3-4 चीज़ें होती हैं, FSW, FST और CEC, और एक और होता है PNP। अब ये क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है, इसका मैं आपको दिखाता भी हूँ कि
तो आप लोग किस तरह देख सकते हैं, मैं आपको अपने चैनल पर लेकर जाता हूँ। ये मेरा चैनल है, ये वीडियोस हैं। अब ये देखें, पीआर प्रोसेस, ये पीआर प्रोसेस, ये इमिग्रेशन, ये इमिग्रेशन और ये इमिग्रेशन। ये सारी वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर आगे पर्सनल डिटेल आपने सबसे पहले फॉर्म फिल करनी है, पर्सनल डिटेल। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले फिल की हुई है वो यहाँ पर प्री फिल्ड होगी, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने करनी है तो आपको पीछे जाकर पहले टैब से करना पड़ेगा। ये आपकी फर्स्ट और लास्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आपने ये नेक्स्ट कर दिया। जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, कंट्री ऑफ बर्थ आ गई। मैं भी वैसे ही कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी केस में आप सही फिल कीजिएगा। नेक्स्ट कर दिया आपने। फिर मैरिटल स्टेटस आपका आपने पीछे सेलेक्ट किया था, और नेक्स्ट। नजर मुख्तार है पासपोर्ट और नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट, यस पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की आईडी आपने लिख देनी है। ये पासपोर्ट आप कर रहे हैं या एनआईसी जो आपका है, मैं पासपोर्ट कर रहा हूँ, उसका नंबर आपने लिख दिया यहाँ पर। मैं फॉर द टाइमिंग ऐसे ही पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू जो आपका है वो आप करेंगे। इशू ऑफ डेट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ रैंडम, आप सही कीजिएगा। एक्सपायरी डेट के सेव एंड ऐड के, ये आ गया। यहाँ पर आपने ऐड कर लिया। अगर आपने डिलीट करना है डिलीट कर दें, और अगर आपने एक और इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ सर आप नेशनल आईडी करके उसकी इन्फॉर्मेशन देकर उसको भी ऐड कर देंगे, तो वो भी इसके नीचे लाइन बन जाएगी। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड, ज़रूरी नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। नेक्स्ट। देन अप्लाइड इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजन कनाडा बिफोर, तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग अ प्रोफाइल फॉर समवन जो कि पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आप स्टडी परमिट पर यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज आपने अपना स्टडी परमिट अप्लाई किया था थ्रू IRCC, इसलिए आप यहाँ पर यस करेंगे। लेकिन मैं जिसके लिए प्रोफाइल बना रहा हूँ उसने कभी अप्लाई नहीं किया, तो मैं नो कर रहा हूँ यहाँ पर। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, अगर आप कनाडा में हैं और आप स्टडी परमिट पर हैं, वर्क परमिट पर हैं, जिस भी स्टेटस पर हैं, तो आपकी सिटीज़नशिप जो होगी वो पाकिस्तान ही रहेगी, या जिस भी कंट्री के आप हैं वही रहेगी। कैनेडियन नहीं होगी जब तक आप कनाडा के सिटीज़न नहीं हो जाते। कंट्री ऑफ रेजिडेंस का मतलब है आप स्टे कहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो उसके केस में ये पाकिस्तान हो जाएगा, और अगर कोई कनाडा में तो यहाँ पर कनाडा सेलेक्ट कर लेगा। देन आप नेक्स्ट कर देंगे। हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डज अली मुख्तार हैव, दिस इंक्लूड्स अली मुख्तार ए स्पाउस और अ पार्टनर डिपेंडेंट। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं सिंगल हूँ तो मैं उसके केस पर यहाँ पर सिर्फ वन कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मैरिड है तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कंसिडर करेगा। एक बंदा मैरिड है, उसका एक बच्चा है और एक वाइफ है, तो वो यहाँ पर 3 सेलेक्ट करेगा, वाइफ एंड अ किड एज वेल। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर वन करेंगे। हाउ मच मनी इन कैनेडियन डॉलर्स विद अली मुख्तार ब्रिंग टू कैनेडा टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। अब यहाँ पर फिर वही टेबल वाली बात आ जाएगी जो मैंने पहले आपको बताई थी। अगर कोई पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे थे, ही और शी हैज़ टू हैज़ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। राइट अवे ये अमाउंट नहीं भी है तो दैट्स ओके, आप यहाँ पर ये अमाउंट लिखें, एंड देन जब आपको इन्विटेशन आ जाए देन यू नीड टू डिसाइड वेदर यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी और नो। ओके, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, क्लोज कर देंगे और यहाँ पर ये अमाउंट लिख देंगे 14,690। तो इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन जब आपको इन्विटेशन आ जाए तब इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए जो कि आप कनाडा आ सकें अपना एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। लेकिन देर देर डू हैव सम लूप होल्स, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ आपने ये अमाउंट लिख दी। अगर कोई कनाडा में है और वो CEC के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर ज़ीरो भी लिख सकता है, बिकॉज CEC में यू डू नॉट नीड एनी अपफ्रंट और एनी मनी एट ऑल टू अप्लाई। तो अगर एक बंदा कनाडा में है और वर्क परमिट पर है और 1 साल का उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर ज़ीरो लिखेगा। देन आप कर देंगे नेक्स्ट। फैज अली मुख्तार है रिलेटिव हु इज़ अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। अब वो यहाँ पर बताएंगे कि रिलेटिव वो लोग किसको कंसिडर करते हैं। ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना तो आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर अभी नो कर रहा हूँ सिलेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने नो कर दिया एंड देन सेव एंड एग्जिट कर दिया। अब ये हमारी पर्सनल डिटेल कंप्लीट होगी। अब आगे कॉन्टैक्ट डिटेल स्टार्ट। लैंग्वेज और कोरस्पॉन्डेंस इंग्लिश कर लिया। नेक्स्ट, आप यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस लिख देंगे और सेव एंड एग्जिट कर देंगे। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हो गई। अब आपने करनी है स्टडी एंड लैंग्वेज। अब यहाँ पर एजुकेशन लिखनी है आपकी। आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है तो आप कर देंगे यस। फील्ड ऑफ स्टडी जो भी आपने की है वो सिलेक्ट कर देंगे। मैं अभी बस रैंडम इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। हाई स्कूल और हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल, जो भी आपने की हुई है एजुकेशन वो आप सिलेक्ट करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी फर्स्ट कर लें, एक बंदा है जिसने इंजीनियरिंग की हुई है तो मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ।
अगर सिंस व्हाट ईयर, जिस साल भी आपने वो की है, फर्स्ट कर लें किसी बंदे ने जो अपनी एजुकेशन की है वो उसने की है दिस टाइम, दिस इज़ माई करंट स्टडी, और अगर कोई करंटली पढ़ रहा है तो वो यस करेगा, अदरवाइज़ नो करेगा। वो करंट स्टडी अगर उसने यस कर दिया है तो मतलब कंप्लीट एकेडमिक ईयर्स कितने हैं उसमें वो बताएगा, और अगर वो नो करेगा तो उसको ट्रू की डेट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अब कंप्लीट फुल एकेडमिक ईयर्स कितने ईयर्स हैं, अगर फर्स्ट कर लें किसी का बैचलर्स है और 4 साल का, तो वह यहाँ पर 4 लिखेगा। फुल टाइम और पार्ट टाइम, तो फुल टाइम आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द स्टडी पीरियड। अब यहाँ पर हमने कहा कि वो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ, लेकिन आप यस कर लेंगे तो उसका मतलब है वो ग्रेजुएट हो गया है। तो अब वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा कि भाई उसको सर्टिफिकेट मिल गया है या नहीं मिला, या क्या उसको एंड में क्या मिलेगा। नो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री अवॉर्डेड, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री अवॉर्डेड। पाकिस्तान में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं दे डू प्रोवाइड डिग्रीज और डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स, तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे कंट्री ऑफ स्टडी, तो जो भी स्टडी की कंट्री होगी आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टडी सिटी और टाउन सेलेक्ट कर लेंगे अब यहाँ पर। नेम ऑफ स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लें। जो भी आपका होगा फुल नाम लिखिएगा, मैं अभी वीडियो के पर्पज़ के लिए बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा होगा, बैचलर्स था तो वो यहाँ पर ये आ जाएगा, वाज अली मुख्तार अवार्डी का कनेडियन डिग्री। अब अगर उसने पाकिस्तान से की है तो वो होगा नो यहाँ पर। अब वो अगर आप नो करते हैं तो आपको ईसीए प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ईसीए जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह करवानी है। इट कैन बी थ्रू वैस और IQS और अदर 3 बॉडीज़। तो मैं यहाँ से यस कर देता हूँ कि भाई यस मैंने करवाई हुई है। तो वो पूछेगा कि आपने किससे करवाई हुई है, यहाँ पर ना वैस से करवाई है आपने, IQS से करवाई है या जिससे भी करवाई है। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने वैस से करवाई है। अब वो कह रहा है वैसे आपने कब करवाई है, वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए वैसे जो है वो ओनली वैलिड होती है 5 साल के लिए, तो ये स्पैन जो है वो 5 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। सर्टिफिकेट का वो यहाँ पर नंबर मांग रहा है, तो वो सर्टिफिकेट का आपने यहाँ पर नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब फर्स्ट कर लें किसी ने पाकिस्तान से बैचलर्स किया और वेस्ट जब हुई तो उन्होंने भी उसको कहा कि वो बैचलर्स ही है, तो वो यहाँ पर ये सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ पाकिस्तान से, लेकिन वेस्ट वालों ने उसको कहा कि आपका मास्टर्स कनाडा के बैचलर्स के इक्वल है, तो आप यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया और यहाँ पर भी वो मास्टर्स के इक्वालेंट हो तो आप मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपके ECA की प्रोफाइल पर लिखा हुआ है। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मैंने बैचलर्स किया था पाकिस्तान से, और जब मैंने ECA करवाया तो वो बैचलर्स के इक्वल ही आया, मतलब पाकिस्तान का बैचलर्स कनाडा के बैचलर्स के इक्वल हुआ इन माय केस। तो मैंने ऊपर बैचलर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी मैं बैचलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके केस में भी अगर सेम होगा तो आप सेम सेलेक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट होगा तो आप डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने एजुकेशन ऐड कर दी। तो इसी तरह आप लोग अपनी बाकी सारी एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ बैचलर्स ऐड कर रहा हूँ। हमेशा रूल ये होता है कि आप हाईएस्ट से लो पर जाते हैं, बैचलर्स, देन आपका कॉलेज, देन आपकी आपकी स्कूलिंग, एंड देन आपका जो है वो प्राइमरी स्कूल। इस तरह ऊपर से नीचे को आप आएंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो इससे पहले किया और इससे पहले किया उससे पहले किया वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट कर देंगे। कनाडा में जो हैं लोग वो लोग भी ऐसे ही करेंगे, और जो पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अप्लाई करें वो भी ऐसे ही करेंगे। तो मैंने सेव एंड एक्सिट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये मेरी एजुकेशन भी हो गई कंप्लीट। सॉरी, कुछ रह गया यहाँ पर। अच्छा, अब वो यहाँ पर पूछ रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो आपने अपनी लैंग्वेज के बारे में भी बता देना है कि इंग्लिश है। टेकन अप्रूव लैंग्वेज टेस्ट, तो आप आइल्स कह देंगे यहाँ पर। टेस्ट वर्जन आइल्स जनरल होना चाहिए। आप लोगों ने जब भी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो आपका आइल्स जनरल होना चाहिए है, और जब आप स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं या स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आइल्स एकेडमिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आइल्स जनरल चाहिए होता है। रिज़ल्ट की आपने डेट लिख देनी है, तो वो रिज़ल्ट की डेट मैं कोई भी लिख देता हूँ यहाँ पर। डेट ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, तो हमने लैंग्वेज टेस्ट दिया है 6 मई को, तो रिज़ल्ट आफ्टर 15 डेज आता है यूजली। तो इसमें मैं 15 ऐड कर दूंगा, ऑलमोस्ट 21 बन जाएगी, तो मैं 22 लिख देता हूँ यहाँ पर, 22 मई। तो इस डेट को मेरा रिज़ल्ट आया। सर्टिफिकेट का नंबर जो होगा वो उसके टॉप पर लिखा हुआ होता है। मैं अभी रैंडम इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ यहाँ पर बस, एंड देन मैं कर दूंगा सेव एंड एग्जिट। तो ये भी हमारी स्टडी एंड लैंग्वेज भी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे एप्लीकेशन डिटेल में। स्टार्ट फॉर्म, विच प्रोविंस और टेरिटरीज वुड अली मुख्तार कंसिडर लिविंग इन, तो आप जहाँ भी रहना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोग मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं।
और मैं अभी सिर्फ ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप लोग किसी और जगह भी जा सकते हैं, ये बस फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन है। इट डजंट हैज़ टू बी कि आप वहीं पर ही जाएं। और अब आप ये सेलेक्ट करेंगे कि यस। अब देखें, जब भी अभी अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं तो वो आपको पीएनपी में भी आपकी नॉमिनेशन डाल देते हैं। तो अगर आप ओंटारियो सेलेक्ट करते हैं तो आई वुड रिकमेंड से यस ओवर हियर। बाकी होगा ऐसे कि आपको वो लोग इन्फॉर्मेशन ये आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। दिस इन्फॉर्मेशन कंटेन योर एक्सप्रेस सबमिशन कलेक्टेड बाय द ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप एमसी डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। ये सारे करेंगे तो इसको आप यस कर लें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन बाकी जगहों से भी यस इन्फॉर्मेशन जो है वो अप्रूव हो और उनको भी पहुँचे। होगा इस तरह कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाएगी तो वो आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जॉब इतनी यूनिक होती है कि आपको LMIA मिल जाता है। LMIA का मतलब होता है आपको स्पॉन्सर करते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। तो यहाँ पर ये आपने सेलेक्ट कर लिया, यस कर लिया। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप इनको भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने PNP का एक्सप्लेन किया है, तो PNP जो है वो बेसिकली ओंटारियो नॉमिनी होती है। नॉमिनेशन का मतलब होता है प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है और आपको कहता है कि हाँ आप लोग हमारे प्रोविंस में रहें और हमारे प्रोविंस को असिस्ट करें, हमारे प्रोविंस में बिजनेस करें, यहाँ पर रहें और यहाँ पर काम करें। नेक्स्ट कर देंगे आप लोग। प्रोविंस और टेरिटरी से आपको नॉमिनेशन मिली हुई है कि नहीं। अब देखें किसी के पास अगर ऑलरेडी PNP हो तो उसको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। अब PNP भी दो तरह की होती हैं, वो भी मैंने पहले आपको बताई हुई है कि PNP क्या होती है इस वीडियो में। इसमें वो लोग बताया हुआ, मैंने बताया कि PNP दो तरह की होती है, एक होती है एक्सप्रेस एंट्री और एक होती है नॉन एक्सप्रेस एंट्री। तो जो भी आपकी होगी आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर कह रहा हूँ नो, और फिर मैं कर दूंगा सेव एंड एग्जिट। ये भी हमारी एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट होगी। अब आएगा रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को मैं नो कह रहा हूँ। अगर फर्स्ट कर लें मैं किसी की अप्लाई कर रहा हूँगा तो मैं यस करूँगा। अगर आप लोग अपने लिए खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं इसलिए नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ। एंड देन सेव एंड एग्जिट, ये भी फिल हो गया। अब लास्ट है वो है वर्क हिस्ट्री। स्टार्ट करेंगे। वर्क हिस्ट्री पर आप लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन 5 डिजिट नो कोड। अब मैंने आपको बताया था कि आपने अपना नो कोड किस तरह फाइंड करना है। आपने फाइंड योर नो पर जाना है और यहाँ पर जो भी आपका प्रोफेशन होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज़ वर्किंग एज एन इंजीनियर, वो यहाँ पर इंजीनियर लिखेगा, ये सारे आ जाएंगे इंजीनियर। तो मैंने आपको बताया था अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ये कोड आप पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, नेक्स्ट टैब पर जाकर आप ये लिखेंगे और नो कोड। यहाँ पर ये आप इस टैब में आ जाएंगे और आप अपनी ड्यूटीज़ मैच करेंगे यहाँ से ये सारी। अगर आप इनमें से 80-90% ये वाली ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो योर टैब विल बी दिस, योर नो कोड विल बी दिस 21300। जो भी आपका नो कोड होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे और वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है। अब एक बंदा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बंदा जो है वो एज एन एस्टिमेटर काम कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत से मेरे दोस्त वो एज ए एस्टिमेटर काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एस्टिमेटर लिखता हूँ तो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर का जो नो कोड होता है वो ये होता है 22303। अब आपने ये देखना है कि आप यही काम कर भी रहे हैं कि नहीं। तो आप सिंपल जाएंगे, आप लिखेंगे 22303 नो कोड। ठीक है। यहाँ पर आएंगे आप और यहाँ पर आकर आप इन ड्यूटीज़ को मैच कर लेंगे। अगर आप इनमें से 80-90% ड्यूटीज़ आप ये वाली कर रहे हैं तो आपका नो कोड जो है वो ये होगा 22303। और आपका टाइटल ये भी हो सकता है या इसके हट के भी कोई हो सकता है। ठीक है। और अगर आपने मज़ीद डिटेल जानी है तो इंडेक्स ऑफ टाइटल में आप जाएंगे तो ये सारे में से कोई भी आपका टाइटल हो सकता है, लेकिन आपका नो कोड सबका सेम रहेगा 22303। ठीक है। तो आप यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया 22303, ये आपके पास है। अब वो कह रहे हैं कि इस नो कोड में आप लोग कब से काम कर रहे हैं। डेट अली मुख्तार फर्स्ट बिकम क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्यूपेशन इफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज। ठीक है। अब ये 5 डिजिट कोड है सारे। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका ये है जो आपने यहाँ पर लिख दिया। वो कह रहे हैं इफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज क्वालिफाइड ट्रेड्स ऑक्यूपेशन 5 डिजिट कोड इंक्लूड ऑक्यूपेशन कोड कोड बिगिन विद any other job, this is the date they first obtain the minimum deduction started in the high school। अब वो ये पूछ रहे हैं कि आपने कब से ये जो काम है वो कब से आपने स्टार्ट किया है, किस डेट से आपने स्टार्ट किया है। ठीक है। फर्स्ट कर लें एक कोड है और वो अब वो कह रहे हैं कि अली मुख्तार जो है वो कब इस काम को करने के लिए जो है वो एलिजिबल हुआ था, इस प्रोफेशन को परसू करने के लिए, प्राइमरी ऑक्यूपेशन करने के लिए। तो मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो एक वो बंदा जो कनाडा से जिसने एजुकेशन हासिल किया तो जिस दिन उसकी जो ग्रेजुएशन की डेट होगी उसके बाद से वो एलिजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई यहाँ पर इंजीनियर सेलेक्ट करता है, सिविल इंजीनियर सेलेक्ट करता है, तो वो क्या करेगा,
तो वो सिविल इंजीनियर, तो वो यहाँ पर वो डेट लिखेगा जिस दिन उसकी ग्रेजुएशन हुई थी एज एन इंजीनियर, जो उसकी डिग्री पर डेट लिखी हुई है। अब अगर कोई बंदा जो है वो ग्रेजुएट हुआ है जी इस डेट को, तो वह यहाँ पर ये डेट लिखेगा। तो इसी तरह अगर कोई कनाडा में है और वो अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर अपनी कैनेडियन एजुकेशन की ग्रेजुएशन डेट जो है वो लिखेगा यहाँ पर जिस दिन उसकी डिग्री उसको मिली है। ठीक है, वो लिखने के बाद यहाँ पर ये अपने नेक्स्ट कर दिया। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होता है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास या जिसके लिए मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है। जॉब ऑफर, अब यहाँ पर वो जॉब ऑफर है ना, ये वो जो जॉब ऑफर है वो ये होनी चाहिए। अगर इवन आपके पास है भी तब भी आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दें, बिकॉज अगर आपके पास आप यस करेंगे तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ये सारी, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप यहाँ पर नो कर दें। अगर आपके पास जॉब है तभी आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके कोई पॉइंट्स नहीं है। अब वो कह रहा है वर्क हिस्ट्री, डजंट मुख्तार हैव एनी वर्क हिस्ट्री। अब फर्स्ट करने एक बंदा है वो कनाडा में है लेकिन उसके पास पाकिस्तान या किसी और कंट्री का भी एक्सपीरियंस है, तो वो इसको यहाँ से यस करेगा और वो यहाँ पर सारी वर्क एक्सपीरियंस अपना वर्क की जो होगा वो लिख देगा। ठीक है। अब अगर किसी के पास कनाडा का एक्सपीरियंस है, कोई बंदा कनाडा से अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर अपना वर्क लिखेगा। अब एक इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में है उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो 2020 से काम कर रहा है इस मंथ से एक ही जॉब में, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा यस। लेकिन अगर उसने 3-4 जॉब्स की हैं तो वो सारी जॉब्स की डेट्स और सारा कुछ लिखेगा। अब एक बंदा उसने जॉब इस डेट को स्टार्ट की 2020 में और 2023 में आके तो अक्टूबर को उसने जॉब जो है वो सितंबर में, सॉरी कह दें आप, छोड़ दी उसने। आवर्स पर वीक जो है वो 40 कनाडा में काउंट होते हैं एज अ फुल टाइम। अगर 40 से कम है तो वो फुल टाइम नहीं होंगे और आपका एक्सपीरियंस इनवैलिड होगा। किस नो कोड में आपने जॉब की है, तो नो कोड फाइंड करने का तरीका फिर से वही है। फर्स्ट कर लें ये सारे नो कोड हैं, आपने सिंपल जानना है कि आपका प्रोफेशन इनमें से किसी नो कोड में एलिजिबल है या नहीं है, तो आपने वो नो कोड पकड़ना है, गूगल पे जाके लिखना है। फर्स्ट करें 21330 नो कोड। अब आपने देखना है कि आपकी ड्यूटीज़ एज अ माइनिंग इंजीनियर हैं या नहीं है, तो आपने यहाँ पर जाना है नो कोड में और जाके नो कोड के उसमें जाना है और आपने टैब्स देख लेने हैं। ये सारे लोग जो हैं वो इस कोड को लिख सकते हैं अपनी प्रोफाइल में और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो ये होनी चाहिए। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग योर नो कोड। तो ये आपने नो कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो मैं अभी के लिए नो कोड जो है वो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और जॉब टाइटल जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं नो कोड सिलेक्ट करता हूँ। ये भी आपको पता लग जाए कि जिनके भी 0 या 1 में है वो उनकी टीयर 1 की जॉब कहलाती है, जिनका 2 से स्टार्ट हो रहा है उनकी टीयर 2 की जॉब कहलाती है और जिनका यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है उनकी टीयर 3 की जॉब कहलाती है। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। जॉब टाइटल में लिख देता हूँ एज अ जूनियर एस्टिमेटर। एम्प्लॉय कंपनी का नाम है, आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपका होगा। फॉर एग्जांपल ये किसी की कंपनी का नाम है, और अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कर देगा। अब किस कंट्री में वो जॉब कर रहा है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और किस उसमें कर रहे हैं तो मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव एंड ऐड। अब किसी के पास अगर और वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर और लिख देगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ एक एक्सपीरियंस रहने दिया। अगर किसी ने 2 या 3 जॉब्स की हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड वो सारों को यहाँ पर इंटाइटल करे। और जब भी उसका एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास 6 महीने का भी किसी जॉब में एक्सपीरियंस है तो उसको भी ऐड करे, बिकॉज कई जॉब्स ऐसी हैं वो 6 महीने के एक्सपीरियंस के साथ भी काउंट होती हैं। तो ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अब आपने न्यू ऐड करना है तो आप यहाँ से सारी प्रोसेस आप सेम करेंगे, लेकिन आपका जॉब डिफरेंट होगी, नो को डिफरेंट होगा, वो भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर एक नया कॉलम बन जाएगा, सॉरी नई रो बन जाएगी। इसी तरह जितनी भी आपके पास है वो सारी आप लिख देंगे। जो कनेडियन काम कर रहे हैं वो कनेडियन का भी लिख सकते हैं और नीचे फिर जो उनको बैक कंट्री का एक्सपीरियंस होगा वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, रिसर्च कह रहे हैं कि आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाह रहे हैं या नहीं, तो अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ और सेव एंड एग्जिट कर रहा हूँ। अभी आपकी सारी प्रोफाइल आपकी बन गई और अब आपने कंटिन्यू कर देना है, तो आप कंटिन्यू कर देंगे। ये सारी है, आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप आई एग्री, प्लीज सेलेक्ट आई एग्री एंड देन आप अपना नेम यहाँ पर कर देंगे, देन आप अपने यहाँ पर ये कर देंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने पीछे सेलेक्ट किया था और इसका आंसर अब मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या रखा था। जो भी आपका आंसर होगा आप वो यहाँ पर आंसर कर देंगे। और फिर आप साइन कर देंगे। जब आप साइन कर देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉन्च हो जाएगी पूल के अंदर।
जब वंस आपकी प्रोफाइल पूल के अंदर लॉन्च हो जाएगी तो फिर आप अपना स्कोर जो है वो अपना पूल का आपका स्कोर देख सकते हैं। आप वो स्कोर जो आपका होगा उसे कहते हैं CRS स्कोर। तो मैं आपको बताता हूँ CRS स्कोर होता क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट किस तरह करते हैं। फर्स्ट कर लें, एक बंदा है वो ये प्रोफाइल नहीं बना रहा, बस उसको ये जानना है कि उसका CRS स्कोर क्या है। तो वो क्या करेगा, वो मेरी CRS स्कोर वाली वीडियो देख ले और देन उसको पता लग जाएगा CRS स्कोर कैलकुलेट किस तरह करते हैं। ये मेरी वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट अ CRS स्कोर। तो आप यहाँ से अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब CRS स्कोर हेल्प किस तरह करता है वो मैं आपको बताता हूँ। IRCC टूल ब्रेक डाउन, यहाँ पर आएंगे। अब देखें, अभी तक पूल में जिनका CRS स्कोर ये है ना, इतने लोग हैं पूल में। अगर जिनका CRS स्कोर ये है ना, वो इतने लोग हैं पूल में। जिनका CRS स्कोर ये है ना, वो इतने लोग हैं पूल में। अब CRS स्कोर हर चीज़ पर डिपेंड करता है, आपकी एज पर, आपके मैरिटल स्टेटस पर, आपकी एजुकेशन पर, आपके वर्क एक्सपीरियंस पर। तो आई वुड हाईली रिकमेंड हर बंदा ये प्रोफाइल बनाए और उसको लॉन्च करके छोड़ दे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा था, एक्सप्रेस एंट्री CC FSW FST। तो जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये था। देखें, आप लोग एक्सप्रेस एंट्री में स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, तो वो क्या हो सकती है, वो या तो FSW हो सकती है, या CEC हो सकती है, या FST हो सकती है। ठीक है। अगर आप किसी का भी क्राइटेरिया मीट नहीं करते, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपके पास इनमें से किसी का भी एक्सपीरियंस है तो आपका CRS स्कोर बनता है। फिर CRS स्कोर की बेस पर आपको प्रोफाइल नंबर एलोकेट होता है और आपको वो ईमेल में आ जाता है। और फिर उसकी बेस पर आपको ITA आता है। ITA का मतलब होता है इनविटेशन टू अप्लाई। जब वो आ जाता है फिर आपको जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आप एलिजिबल होते हैं, आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है और आपको PR मतलब परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको नो मिल जाता है फिर आपके पास बाकी ऑप्शंस होती हैं, जिसमें PNP होती है। PNP क्या होती है, उसके लिए आपको फिर वीडियो देखनी पड़ेगी PNP वाली, और फिर आपको पता लग जाएगा PNP क्या होती है, ONP क्या होती है। तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर PR प्रोफाइल। देखिए, अभी एक रैंडम प्रोफाइल है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं तो ये 4 चीज़ें होती हैं। FSW जो मैं आपको बता रहा था, जिसे FST कहते हैं। एक होता है CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम फेडरल स्किल्ड वर्कर। अगर किसी के पास पाकिस्तान के किसी और कंट्री का एक्सपीरियंस है तो उसका यहाँ पर यस होगा, मतलब मेट होगा। किसी के पास कनाडा का एक्सपीरियंस है उसका यहाँ पर मेट होगा, मतलब यस होगा। और इनमें से अगर कोई भी होगा तो वो भी यहाँ पर यस होगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये आपका ओवरऑल स्कोर आ रहा है और ये आपको पता लग रहा है कि किस चीज़ के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। इस तरह आप ब्रेक डाउन जो है वो बाद में आप सारा ये चेक कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल से कि किसको कितने नंबर मिल रहे हैं किस चीज़ के। स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के, स्पाउस के, किसी के कोई सिंगल है तो स्पाउस के मामले में उसके सारे ज़ीरोज़ होंगे। ह्यूमन कैपिटल के, ये सारा कुछ। तो इस तरह आपके टोटल मार्क्स आपको पता लग जाते हैं। फिर इस मार्क्स को देख के आप पूल में जाते हैं और आप अपना कंपैरिजन कर लेते हैं बाकी लोगों से। 468 अगर किसी का स्कोर है तो वो लाइक कर रहा है इस स्कोर के अंदर, मतलब उसके ऊपर इतने लोग हैं, ये भी और ये भी। तो दैट्स हाउ यू मेक अ प्रोफाइल एंड देन यू कंपेयर योर प्रोफाइल। So I hope that helps. If you have any question, do let me know in the comments box below. Thank you.